Hello student, today I am going to teach you history chapter 3, the company's civil administration and revenue policy. Yeah. पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था चैप्टर 2 हिस्ट्री चैप्टर 2 कि कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कार्नेटिक वार, प्लासी वार और बक्सर वार जीता। और ये जो तीनों युद्ध जीतने के बाद ये ट्रेडिंग कंपनी से यानी कि एक व्यापारिक कंपनी से पॉलिटिकल पावर में आ गई। अब इस कंपनी का नया एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था, नया प्रशासनिक जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। शासन कार्यों को चलाने की जो जिम्मेदारी थी वो इसके ऊपर आ गई, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल पावर में, राजनीति में आ गई थी। तो जब ड्यूअल गवर्नमेंट का एंड हो गया, ड्यूअल गवर्नमेंट का एंड, द्वैध शासन का एंड हो गया था। कब हुआ था ये? 1772 में। तो उस टाइम कंपनी की जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो बढ़ गई और इसके कारण उसके खर्च भी बढ़ गए, बहुत ज़्यादा खर्च होने लगे। तो ऐसी हालत हो गई कि कंपनी जो थी वो बैंकरप्ट हो गई, उसका दिवाला निकल गया, पैसे की बिल्कुल तंगी हो गई। और इसलिए इसने ब्रिटेन की पार्लियामेंट से अपील किया कि वो लोन दे दे। पार्लियामेंट ने लोन दे दिया और इसके बाद कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कंपनी का जो शासन था इंडिया में, तो उसको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। यानी जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसने लोन दिया इस कंपनी को, और कंपनी पे लोन देने के कारण कुछ कुछ उसका अधिकार होने लगा। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कई एक्ट पास किए, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। और इस एक्ट में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ब्रिटिश जो शासन जो व्यवस्था थी, तो वो इंडिया में सेंट्रलाइज करने के लिए ये एक्ट जो थे वो पास किए गए थे। तो इनके अलावा चार्टर एक्ट भी था, जो कि हर 20 ईयर में पास किया जाता था, यानी कि हर 20 साल में वो रिन्यू किया जाता था, ताकि कंपनी का जो राइट है वो ईस्टर्न ट्रेड पे बना रहे। और धीरे धीरे इस प्रकार से धीरे धीरे पार्लियामेंट का जो कंट्रोल था वो कंपनी के ऊपर बढ़ गया। और अल्टीमेटली 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था इंडिया में वो एंड हो गया, समाप्त हो गया। और ब्रिटिश क्राउन ने यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज थे, ब्रिटिश के जो जीते हुए क्षेत्र थे इंडिया में, तो उसकी शासन व्यवस्था जो थी वो अपने हाथों में ले ली, यानी कि पूरी तरह से अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में इंडिया आ गया। नेक्स्ट है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जब इस टाइम जब अंग्रेज़ों ने अपना शासन इंडिया में धीरे धीरे जमा लिया, तो उस टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन था, शासन व्यवस्था थी, वो कैसी थी? तो गवर्नर जनरल जो था वो ब्रिटिश इंडिया यानी कि इंडिया में जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करता था, यानी कि वो उसका जो शासन व्यवस्था था उसको चलाता था गवर्नर जनरल। और उसके हेल्प करने के लिए कुछ मेंबर्स होते थे, उसके काउंसिल के मेंबर होते थे जो उसके हेल्प करते थे। और बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे जो कि जो डेली बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को पूरा करते थे कई लेवल पे, और उनको सिविल सर्वेंट बोला जाता था। ये इंडियन सिविल सर्विस यानी कि ICS से बिलोंग करते थे, जो कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में स्थापित किया गया था।
तो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से ब्रिटिश इंडिया ने अपने क्षेत्रों को कई प्रोविंसेस में डिवाइड किया, जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, और इनको प्रेसिडेंसी कहा जाने लगा। तो हर जो प्रेसिडेंसी थी तो वो एक गवर्नर के अंडर में, और गवर्नर को असिस्ट करने के लिए काउंसिल होती थी, और भी जो होते थे, तो ये सारे जो होते थे मेंबर ऑफ काउंसिल, तो ये ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते थे। और एवरी जो मतलब कि और एवरी जो अदर प्रोविंसेस था, इनकी जो भी दूसरा प्रोविंस था तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे या चीफ कमिश्नर होते थे, जो कि गवर्नर जनरल के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। तो प्रोविंस को या प्रेसिडेंसी को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था, और डिस्ट्रिक्ट जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, यानी कि शासन व्यवस्था की ये वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट था ब्रिटिश के अंडर में। और कलेक्टर जो होता था मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिविल सर्वेंट था डिस्ट्रिक्ट का जो सिविल सर्वेंट होता था वो कलेक्टर होता था, और उसका जो ऑफिस होता था वो कलेक्ट्रेट कहलाता था। और ये जो कलेक्टर था रिवेन्यू कलेक्ट करता था, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी ये कलेक्टर जो होता था वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता था, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, न्याय व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता था, न्याय व्यवस्था बनाए रखता था। तो इंडियन जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रिक्रूट किए जाते थे, यानी कि इंडियन को भी जो कई पोस्ट होते थे तो उन पे भी उनको मतलब वो पोस्ट पे भी उनको बहाली किया जाता था, लेकिन ऊंचे पोस्ट पे उनको बहाली न दे करके जो लोअर लेवल का जो पोस्ट होता था, निचले लेवल का, उस पे उनकी जो है बहाली की जाती थी। तो उनको सैलरी भी बहुत कम मिलती थी, उनको प्रमोशन भी नहीं मिलता था, और हाई जो पोस्ट होते थे तो वो यूरोपियन के लिए रिजर्व थे। पुलिस का यहाँ पे कैसी व्यवस्था थी, पुलिस क्या करती थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस सिस्टम ऑर्गेनाइज किया था, और इसका हेड जो था वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक सुपरिटेंडेंट होता था और एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता था। डिस्ट्रिक्ट जो था थानाज में डिवाइड होता था, और हर थाना एक दारोगा के अंडर में होता था। विलेजेस और टाउन्स में चौकीदार और कोतवाल होते थे। विलेज में यानी गांवों में चौकीदार होते थे, और टाउन में शहरों में कोतवाल होते थे। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी? तो उस टाइम जब ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे तो इंडिया में, हमारे देश इंडिया में उस समय कोई भी यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ नहीं था, यानी कि कानून जो था वो एक जैसा सबके लिए नहीं था। तो कंपनी ने जो पुराना जो कोड ऑफ लॉ था उसी को जारी रखा। तो पुराना जो लॉ था वो क्या था? तो हिंदू धर्म के जो लोग थे वो हिंदू लॉ के अनुसार काम करते थे, और हिंदू लॉ जो था वो एंशिएंट यानी कि जो प्राचीन जो धर्मशास्त्र थे तो उन पे आधारित था। और मुस्लिम लोग जो थे वो मुस्लिम लॉ के तहत जो है वो मुस्लिम लॉ को मानते थे, और उस मुस्लिम लॉ को शरिया बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है। तो ये जो लॉ थे ये हिंदू पंडित और मुस्लिम मौलवीज के द्वारा इन लॉ की, इन कानूनों की व्याख्या की जाती थी कि कौन से नियम का पालन करना है, कौन सा सज़ा लायक है और कौन सा सज़ा के लायक नहीं है। तो कंपनी ने सिविल कोर्ट सेटअप किया, और उन सिविल कोर्ट में
यूरोपियन जजेज के अंडर में उस सिविल कोड को कर दिया, और क्रिमिनल कोड जो था वो मुस्लिम मुफ्तीज और काजी के अंडर में कर दिया। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो रेगुलेटिंग एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया, और ये सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में सबसे पहले 1774 में स्थापित हुआ था। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कोड ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस करवाया, और उसमें शासन व्यवस्था के कई सारे एस्पेक्ट पे ध्यान दिया, कई सारी चीज़ों को इसमें कवर किया, कई सारे जो लॉ थे वहाँ उसने बनाए। तो ये इसमें रिटेन लॉ की यानी कि जो लिखित जो कानून था उसकी सुपीरियोरिटी हो गई। मतलब लिखित कानून को जो भी कस्टम और ट्रेडिशन पे आधारित जो लॉ था, जो कानून था, तो उसके ऊपर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रिटर्न लॉ को लागू किया। तो जो ग्रेडेड सिस्टम था कोर्ट का, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में मतलब सुप्रीम कोर्ट के नीचे, उसके नीचे में सेटअप किया गया। और 1865 में हाई कोर्ट जो था कलकत्ता में इस्टेब्लिश्ड हुआ, उसके बाद मद्रास में, फिर बॉम्बे में। 1865 में ये तीनों जगह पे हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम के अंडर में जो लीगल जो प्रोसीजर था तो वो टाइम कंज्यूमिंग था और एक्सपेंसिव था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा समय लेने वाला ये जो न्याय व्यवस्था थी ब्रिटिश के अंडर में, जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा समय लेने वाली थी और खर्चीली भी थी। गवर्नर जनरल काउंसिल सबसे हेड होता था, उसके अंडर में आते हैं जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बाद सिविल कोर्ट, पुलिस और आर्मी आती है। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में सुप्रीम कोर्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट प्रोविंशियल स्तर पे होता था। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल में गवर्नर इन काउंसिल इसका, और ये क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे होता था। उसके बाद और इन दोनों जगहों पे मजिस्ट्रेट जो है रिवेन्यू कलेक्टर और जज के रूप में एक्ट करता था। मतलब कि रिवेन्यू कलेक्टर और जज का काम मजिस्ट्रेट करता था। पुलिस में जो हेड होते थे वो थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसके बाद डिप्टी एसपी आते थे इसके अंडर में। उसके बाद थाना, और थाना जो था वो दरोगा के अंडर में आता था। इसके बाद थाना जो था वो 2 पार्ट में बटा हुआ था, विलेज चौकीदार और टाउन कोतवाल। ये मतलब कि ये सबसे नीचे के थे। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। हमने